अर्थक्वेक के बारे में। 2 दिन पहले ही हमने अर्थक्वेक के बड़े बड़े झटके सुने और देखे। कुछ लोग इसको मजहब के साथ जोड़ लेते हैं। में इतने सारे जिलजिले आते कि जो पाकिस्तान का नादरन एरिया है, चतराल, गिलगित वगैरह, तो इसमें भी इतने शदीद जिलजिले क्यों आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। 2 दिन पहले ही हमने अर्थक्वेक के बड़े बड़े झटके सुने और देखे हमारे पाकिस्तान में। तो दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि यार ये अर्थक्वेक किस तरह आते हैं। कुछ लोग इसको मजहब के साथ जोड़ लेते हैं। तो आज सब कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसके पीछे रीजन को, इसके पीछे साइंस को, ज्योग्राफी को। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम साथ में आपको ये भी बता देंगे कि जापान में इतने सारे जिलजिले आते क्यों हैं। हमारा जो पाकिस्तान का नादरन एरिया है, चतराल, गिलगित वगैरह, तो इसमें भी इतने शदीद जिलजिले क्यों आते हैं। तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा आज के इस वीडियो में। आपने एंड तक इस वीडियो पे रहना है, इस वीडियो को देखते रहना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा कि अर्थक्वेक कहते किसे हैं। दोस्तों, अर्थक्वेक का सिंपल मतलब यह है कि शेकिंग ऑफ अर्थ, मतलब एक जमीन का हिलना अर्थक्वेक कहलाता है। जमीन के अंदर कुछ प्लेट्स है वो आपस में टकराती हैं। इस टकराने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ऊपर सरफेस पे आती है, और जिसकी वजह से अर्थ शेक करती है और डैमेजेस आती हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन हम जो है जीरो से लेके एंड तक आपको अभी समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अर्थ, जो हमारा अर्थ है, इसके नीचे क्या हिस्से होते हैं इसके बारे में बताता हूँ। तो जो सरफेस, जिस सरफेस में अभी हम रह रहे हैं, इसको कहते हैं क्रस्ट, और इसके नीचे एक और लेयर मौजूद है जिसको कहते हैं मेंटल, और उससे नीचे भी एक और लेयर मौजूद है जिसको कहते हैं आउटर कोर, और सबसे नीचे जो लेयर है उसको हम कहते हैं इनर कोर। अब जो क्रस्ट है, इसका स्टेट ये है कि ये जो है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जिस तरह हम देख सकते हैं कि हम जो है वो सॉलिड, जो सरफेस है ये सॉलिड है, तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि ये सॉलिड भी है और साथ में ब्रिटल सॉलिड है। अब ब्रिटल सॉलिड का मतलब क्या है? ऐसा सॉलिड है जिसको आप जिसके ऊपर आप जब फोर्स डालोगे तो एक हद तक तो ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इसके बाद ये टूट जाएगा। और फिर इसके नीचे जो मेंटल है, ये सॉलिड ही है, लेकिन इतना ज्यादा सॉलिड नहीं, प्लास्टिक किस्म का है, थोड़ी बहुत जो इसके अंदर फ्लो हो सकती है। और इसके नीचे वाला जो सरफेस है वो है आउटर कोर, ये टोटली लिक्विड होता है। अब लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, तो जो टेम्परेचर जब ज्यादा हो तो वो चीजें मेल्ट करता है। इस वजह से यहाँ पे जो जो सरफेस है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है इनर कोर, इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार सबसे नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है अंदर इनर कोर में, लेकिन इनर कोर में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सरफेस का बोझ इसके ऊपर है, तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। अब ये जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये पार्टिकल्स को एक दूसरे से जुदा होने नहीं देता, बल्कि इनको क्लोजली लाता है। इस वजह से यहाँ पे जो सरफेस है वो भी सॉलिड होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम एक्चुअल मुद्दे पे आते हैं, एक्चुअल पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो हमारा क्रस्ट है, हम जिस ज़मीन में रह रहे हैं, ये जो सरफेस है, ये मुख्तलिफ प्लेट्स पे डिवाइड हुआ है। इन प्लेट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारे पास जो 7 बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और इसके अलावा बहुत से छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद होते हैं। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये तो एक दूसरे से जुदा हैं। तो ये जो है नीचे जो मेंटल है, मेंटल का मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो मेंटल जो है ना, इसके अंदर भी टेम्परेचर हाई होता है। तो जब टेम्परेचर हाई हो तो हार्ड पार्टिकल्स ऊपर आते हैं और फिर कोल्ड पार्टिकल्स नीचे आते हैं। तो इस लेयर में हार्ड पार्टिकल ऊपर आएंगे, कोल्ड पार्टिकल नीचे आएंगे, इसी तरह ऊपर नीचे होते हैं, और इस वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। अब इस कन्वेक्शन करंट की वजह से ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। इनकी मोशन इंतहाई स्लो होती है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली मूव करती है।
इनकी मोशन की बात करें तो ईयर में 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक ये मोशन इनकी इतना फासला इतना डिस्टेंस ये कवर करती हैं। अब दोस्तों ये 3 तरह की मोशन करती हैं। या तो ये एक दूसरे के साथ टकराएंगी, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। या फिर एक दूसरे से जुदा होंगी, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। या फिर स्लाइड होकर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये जो मोशन है ये कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है, और कन्वेक्शन करंट मेंटल के अंदर मौजूद होता है। अब दोस्तों जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होती हैं तो पार्टिकल्स, पीछे का जो पार्टिकल्स है वो तो स्टिल मोशन में है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, दो प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ टकराती हैं। अब ये जब टकराएंगी तो यहाँ पे जो है ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे में फंस जाएंगी ना, तो एक दूसरे में जब फंस जाएंगी तो पीछे की तरफ तो स्टिल मोशन है। ये पीछे वाले जो पार्टिकल्स हैं ये तो अब भी मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी, और एनर्जी जो है मैसिव अमाउंट में फ्रिक्शन के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि यार ये जो एनर्जी है पीछे की तरफ से जो मोशन है ये इस फ्रिक्शन को तोड़ डालेंगी, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, आप कह सकते हो क्रैक आ जाएगा। तो इस क्रैक की वजह यहाँ पे जो है ना मैसिव अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब दोस्तों ये एनर्जी जो है वेव्स के फॉर्म में ऊपर सरफेस पे आती है, और सरफेस पे आके ये बहुत ज़्यादा डैमेजेस का सबब बनती हैं। तो दोस्तों क्यों ये जो ज़मीन के अंदर जो क्रस्ट है वहाँ पे क्रैक आता है, तो क्रैक जो है ना वो ऐसे जगहों पे आता है जहाँ पे पहले से ही वो कुछ नाजुक किस्म के, पहले से इनके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स मौजूद हैं। अब इन पॉइंट्स को हम कहते हैं फॉल्ट्स। बहुत सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं। अक्सर जो प्लेट्स हैं इनके एजेस में बड़े बड़े फॉल्ट्स होते हैं, तो इन फॉल्ट्स में अर्थक्वेक आता है। तो जब कोई फॉल्ट्स में अर्थक्वेक आता है तो उस पॉइंट को कहा जाता है हाइपोसेंटर। अब ऊपर जो सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये नीचे हाइपोसेंटर है, और यहाँ पे इसका करीब वाला ऊपर अर्थ का जो सरफेस है वो यहाँ पे है, तो इस करीब वाले सरफेस को हम कहेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर में सबसे पहले अर्थक्वेक को फील किया जाता है। अब दोस्तों अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है, उसको कहते हैं हम सीस्मोमीटर। अब सीस्मोमीटर एक डिवाइस होता है जहाँ पे कुछ बॉल पेन किस्म का, पेंसिल किस्म का एक हेड होता है, और नीचे जो है एक पेपर है वो रोल करता है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो ये जो हेड है वो क्या होगा, वो हिल जाएगा। तो इसके हिलने की वजह से नीचे जो पेपर है उस पेपर में स्ट्रक्चर ड्रा होगा इन वेव्स का। फिर उस स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है और उसको एक मैग्नीट्यूड दिया जाता है। तो आपने सुना होगा कि यार 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो इस 6.8 फलां बस्तां ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है दोस्तों। एक्चुअली इसमें जो है रिचर स्केल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिचर स्केल का मतलब क्या है, रिचर स्केल जो है ना एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। लॉगरिथमिक, इसके अंदर लीनियर नहीं होता बल्कि लॉगरिथम यूज होता है। तो जब कोई बंदा कह रहा है कि 3 मैग्नीट्यूड का है, तो जब 4 मैग्नीट्यूड पे जाए ना तो वो 4 मैग्नीट्यूड जो है वो 10 टाइम 3 वाले मैग्नीट्यूड से ज्यादा इंटेंसिटी वाला होगा, और इस 4 वाले की एनर्जी 31 पॉइंट समथिंग जो है ज्यादा होगी इस प्रीवियस वाले जो मैग्नीट्यूड था 3 मैग्नीट्यूड से। तो इसी तरह कुछ इसके अंदर जो है फंक्शन होती है लॉगरिथमिक, जिसके जरिए से इसको मैग्नीट्यूड दिया जाता है। अब मैंने शुरू में बता दिया था कि यार जापान में इतने सारे ज़िलज़िले आते क्यों हैं, तो इसका वजह यह है कि जापान का जो इलाका है वहाँ पे 4 मुख्तलिफ प्लेट्स है वो आपस में मिलते हैं। तो इसमें अगर ये प्लेट्स टकराएंगी तो बहुत ही हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक वहाँ पे आ सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि यार ये जो हमारा जो पाकिस्तान का नाज़रन एरिया है, जिस तरह चतराल है, गिलगित है, जहाँ पे हम खुद रह रहे हैं, इस वक्त मैं चतराल में हूँ, तो चतराल में भी इतने सारे ज़िलज़िले आते हैं। तो चतराल में ज़िलज़िले आने का वजह क्या है, तो चतराल जो इलाका है इसमें भी 2 किस्म के प्लेट जो वो आपस में मिले होते हैं। तो चतराल या फिर ये नाज़रन साइड्स, इसमें एक प्लेट है इंडियन प्लेट्स और दूसरा है यूरेशियन प्लेट। अब ये 2 प्लेट्स जो हैं वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, तो ये आपस में जब टकराएंगी तो चतराल या फिर
ناردرن گلگت ایریا ہے، ناردرن ایریاز ہے پاکستان کا، اس میں شدید زلزلے آ سکتے ہیں۔ دوستو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یار دبئی میں زلزلے نہیں آتے ہیں، اسی طرح کراچی میں بھی زلزلے نہیں آتے ہیں۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایریاز ہیں یہ پلیٹس کے بیچ میں مڈل میں جو ہے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اگر ایجز میں ایگزسٹ کرتے ہوں گے تو پھر وہاں پہ بہت ہیوج اماؤنٹ میں زلزلے آ سکتے ہیں، لیکن اسٹل جو ہے یہ مڈل پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے اتنے زیادہ وہاں پہ زلزلے نہیں آتے۔ اب پھر بھی یہاں پہ زلزلے تو آ سکتے ہیں، کیوں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ یار مڈل میں بھی یہ فالٹس ہو سکتے ہیں، تو فالٹس میں ہی زلزلہ تو آتا ہے نا، لیکن انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو کچھ ایسے زلزلے بھی ہوتے ہیں جن کی انٹینسٹی اتنی کم ہوتی ہے کہ ہم اس کو فیل ہی نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو بات کروں گا کہ یار لو انٹینسٹی والے یا پھر ماڈریٹ انٹینسٹی والے یا پھر ہائی انٹینسٹی والے۔ تو جو لو انٹینسٹی والے ہیں یوزولی 4 میگنیٹیوڈ سے جو نیچے والے جتنے بھی زلزلے آتے ہیں وہ لو انٹینسٹی کے ہیں۔ سم ٹائمز ہم بہت ہی کم اس کو فیل کرتے ہیں، سم ٹائمز جو ہے کچھ ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ اور ماڈریٹ کی بات کریں تو 4 سے لے کے 5.9 تک کے میگنیٹیوڈ کے جتنے بھی زلزلے آتے ہیں وہ ماڈریٹ قسم کے ہیں۔ اور ہائی انٹینسٹی کی بات کریں تو equal to 6 اور greater than 6 کے میگنیٹیوڈ کے جتنے بھی ہمارے پاس زلزلے ہیں وہ سارے ہائی انٹینسٹی کے ہیں۔ اب یہ جو اسکیل ہے وہ آؤٹ آف 10 ہے، مطلب ہے کہ میکسیمم 10 تک جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یار ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایسے ہی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ کیپ لرننگ اینڈ کیپ ایکسپلورنگ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔